हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट, केमिस्ट्री की टोटल हम 4 यूनिट की स्टडी कर चुके हैं। सॉलिड स्टेट पहली यूनिट थी, दूसरी थी सॉल्यूशन, तीसरी जो यूनिट थी वो थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथी जो यूनिट थी वो केमिकल काइनेटिक्स। अब हम बात करते हैं 5th यूनिट की, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, पूरी थ्योरी है इस यूनिट में। और इस यूनिट की अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें तो इस यूनिट में से एनुअल एग्ज़ाम के लिए आपको 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा आपको, और 2 मार्क्स के आपको क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से टोटल 4 मार्क्स का ये चैप्टर है। कितने का है? 4 मार्क्स का ये चैप्टर है। आप ऐसा ध्यान रखें। ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है या यूनिट कहें इसको, 4 नंबर का है आपको। तो जिससे कि ब्लूप्रिंट आपके सामने है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपको और 2 नंबर के आपको रहेंगे ऑब्जेक्टिव। टोटल ऐसे 4 नंबर कंप्लीट होंगे। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, आपके सामने है। हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं छोटी छोटी डेफिनेशन से। जैसे पहला ही हमारे पास में जो टॉपिक है, देखिए बहुत सारी, लगभग 10 डेफिनेशन है हमारे पास में पहले ही टॉपिक में। उनके पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, फिर हम एक के बाद एक डेफिनेशन को हम देखते चलेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है सरफेस, दूसरी है एड्जॉर्प्शन, तीसरी है एड्जॉर्बेंट, चौथी है एड्जॉर्बेट या एड्जॉर्बेबल, 5वीं है एब्जॉर्प्शन। देखिए बी और डी का डिफरेंस है, ए डी एड्जॉर्प्शन, ए बी एब्जॉर्प्शन। उसके बाद बात करें तो एब्जॉर्बेंट, फिर बात करें हम एब्जॉर्बेट या एब्जॉर्बेबल, फिर है सॉर्प्शन, फिर अगला है डिसॉर्प्शन, और उसके बाद 10 नंबर की जो डेफिनेशन है 10th नंबर की, वो है ऑक्लूजन। ये 10 डेफिनेशन हमको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में। उसके बाद डिफरेंस है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में, जिसको फिजॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। उसके बाद डिफरेंस बताना है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन और लैंगमूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। उसके बाद कैटेलिट्स और इसके जो टाइप्स हैं और इनकी प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सरफेस की, कि सरफेस क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सरफेस सरफेस द बाउंड्री which separate two phases। ठीक है, ऐसी बाउंड्री जो 2 फेज को सेपरेट करती है। ठीक है, या 2 डिफरेंट फेज को, पर अब जब फेज आ गया मतलब 2 ऑलरेडी डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसी बाउंड्री जो 2 फेस को डिफरेंट करती है उसे हम कहेंगे सरफेस। ठीक है, अब इस पर क्या फिनोमेना होती है वो हम देखते हैं। तो इनमें सबसे पहली हमारे पास में है एड्जॉर्प्शन। कायदे के हिसाब से 2nd नंबर की डेफिनेशन, क्योंकि पहली सरफेस थी। एड्जॉर्प्शन बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए, जब किसी भी सॉलिड सरफेस पर, किस पर, स्पेशली सॉलिड सरफेस की बात आएगी। ठीक है, या डायरेक्टली आप चाहें तो सरफेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब किसी भी सरफेस पर लिक्विड या फिर गैस, इसमें से किसी भी एक का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है।
ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड और गैस ऑन सॉलिड सरफेस। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड की सरफेस पर लिक्विड या गैस के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज होना, उसे हम कहेंगे एड्जॉर्प्शन। याद रखें, केवल सरफेस पर इंक्रीज होगा, उसके अंदर नहीं होगा, सरफेस पर, उसे हम कहेंगे एड्जॉर्प्शन। और इसके एग्जाम्पल की बात हम करें, ठीक है, तो देखिए अमोनिया एड्जॉर्ब्ड बाय आयरन, एल्कोहल एड्जॉर्ब्ड बाय निकिल। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। आपने इसका एक और एग्जांपल कभी डेली लाइफ में देखे तो जैसे चौक है, उसको हम जस्ट पानी में डुबा और वापस निकाले, उसको अगर आप तोड़ के देखें तो अंदर वो सूखी निकलेगी, वो एड्जॉर्प्शन है। ईंट की कभी हम बात करें ब्रिक्स की, उसको पानी में डुबाएंगे और वापस निकालेंगे, ठीक है, जस्ट डुबा कर वापस निकालेंगे तो वो अंदर भी सूखी निकलेगी, लेकिन उसकी जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी, वेट हो जाएगी। तो ये एड्जॉर्प्शन है। अब इसमें से किस टाइप से ऑब्जेक्टिव आता है मैं आपको बता दूं कि एड्जॉर्प्शन जो है इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना। कैसी फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना। ठीक है, और ये रेसिडुअल फोर्स के कारण होती है। किसके कारण होती है? रेसिडुअल फोर्सेस के कारण ये होती हैं। और इसकी अगर बात करें तो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डियर स्टूडेंट, इसमें से ऑब्जेक्टिव आ चुका है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एड्जॉर्प्शन इज अ फिल इन द ब्लैंक्स फिनोमेना। तो सरफेस फिनोमेना किस फोर्स के कारण होती है? रेसिडुअल फोर्स के कारण। और अगर प्रोसेस पूछा जाए तो एड्जॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आप ऐसा ध्यान रखेंगे। किस टाइप की प्रोसेस है ये? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली डेफिनेशन की, जिसको हम कह सकते हैं एड्जॉर्बेंट। ठीक है, तो देखिए जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है उसमें जो सरफेस होती है, ठीक है, वो सरफेस है वो एड्जॉर्बेंट कहलाएगी। देखिए दो सरफेस विच एड्जॉर्ब्ड लिक्विड और गैस, विच एड्जॉर्ब्ड लिक्विड और गैस। ऐसी सरफेस जो किसी लिक्विड या फिर गैस को क्या करती है? एड्जॉर्ब्ड करती है, उस सरफेस को आप कहेंगे एड्जॉर्बेंट। एग्जाम्पल की कभी हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखिए हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब्ड बाय प्लेटिनम, एड्जॉर्ब्ड बाय प्लेटिनम प्लेट, where platinum plate is adsorbent। ठीक है, प्लेटिनम प्लेट यहाँ पर क्या है? एड्जॉर्बेंट है। बहुत सारे एग्जांपल है। अभी जैसे आपने देखा एल्कोहल एड्जॉर्ब्ड बाय निकिल या निकिल मेटल। तो वेयर ये जो निकिल है, निकिल यहाँ पर क्या होगा? एड्जॉर्बेंट। मतलब सीधी सी बात है कि जो भी सरफेस रहेगी किसी भी सॉलिड की, वो जो सरफेस है वो रहेगी, सॉलिड मटेरियल जो रहेगा वो रहेगा एड्जॉर्बेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एड्जॉर्बेट की या एड्जॉर्बेबल की। तो देखिए दो सब्सटेंस से मतलब क्या होता है? लिक्विड या फिर गैस।
दो सब्सटेंस विच एड्सॉर्ब्ड बाय एड्सॉर्बेंट। ऐसा सब्सटेंस मतलब लिक्विड या गैस जो एड्सॉर्बेंट के द्वारा क्या होता है, एड्सॉर्ब्ड होता है, उसे हम कहेंगे एड्सॉर्बेट या एड्सॉर्बेबल। एग्जाम्पल की कभी हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की कभी हम बात करें तो देखिए जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया या NH3 एड्सॉर्ब्ड बाय आयरन, ठीक है। तो यहाँ पर NH3 जो है अमोनिया, ये क्या है आपके पास, एड्सॉर्बेंट, ठीक है। ऑक्सीजन एड्सॉर्ब्ड बाय टंगस्टन मतलब W मेटल टंगस्टन, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, एड्सॉर्बेंट, ठीक। ये देखिए आप, एल्कोहल एड्सॉर्ब्ड बाय निकिल, तो यहाँ पर एल्कोहल क्या है, एड्सॉर्बेट। हाइड्रोजन एड्सॉर्ब्ड बाय प्लेटिनम, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, एड्सॉर्बेट, ठीक है। तो जो लिक्विड या गैस रहेगा वो हमेशा एड्सॉर्बेट या एड्सॉर्बेबल रहेगा, जो आपकी सॉलिड सरफेस रहेगी वो सरफेस रहेगी एड्सॉर्बेंट, और इन दोनों को मिलाकर जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस होगी एड्सॉर्प्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं हमारी अगली डेफिनेशन की, जो है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे आपने बिस्किट को चाय में डुबोते हैं और वापस निकालते हैं, पूरा वो बल्क तक पूरा गीला हो जाता है, वेट हो जाता है। उसके बाद बात करें हम टोस्ट लेते हैं, उसको भी हम डुबाएंगे और बाहर निकालेंगे, वो भी पूरा बल्क तक, जितना हिस्सा हम डुबाते हैं पूरा बल्क तक अंदर तक वो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। कॉटन की कभी बात करें, कॉटन में बल्क तक क्या हो जाती है, गीली हो जाती है, अगर उसको पानी में या इंक में हम डुबोने की कोशिश करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन के। देखिए, when any substance distributed in bulk in another substance is called absorption, ठीक है। जब कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में बल्क तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बल्क तक क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस प्रोसेस को आप कहेंगे एब्जॉर्प्शन। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ठीक है। वाटर की कभी हम बात करें या फिर बात करें इंक की, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय कॉटन, ठीक है। उसके बाद कभी हम बात करें तो अमोनिया एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, H2O एब्जॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस CaCl2। ये सब के सब जो प्रोसेस है ये एब्जॉर्प्शन है। कॉटन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो कैल्शियम क्लोराइड होता है एनहाइड्रस वो एब्जॉर्ब कर लेगा H2O, ठीक है, बल्क तक पूरा जाएगा। अब इसी में बात आती है हमारी अगली कड़ी की, अगर हम बात करें तो आता है एब्जॉर्बेंट। पूरा एब्जॉर्बेंट के जैसे है कि दो सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्ड अनदर सब्सटेंस, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसे हम कहेंगे एब्जॉर्बेंट, ठीक है। एग्जाम्पल यहीं से हम लेते हैं। देखिए, कॉटन
एब्जॉर्ब्ड H2O या फिर इंक, तो यहाँ पर ये जो कॉटन है, ये कॉटन क्या हो जाएगी, एब्जॉर्बेंट। ठीक है, उसके बाद में एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब्ड H2O, तो यहाँ पर ये जो CaCl2 है ये यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्बेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था एब्जॉर्बेंट। अब ऐसे कैसे एब्जॉर्बेट, सेम सिचुएशन की बात करें, एब्जॉर्बेट या एब्जॉर्बेबल। ठीक है, मतलब ऐसा सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्ड बाय एब्जॉर्बेंट, विच एब्जॉर्ब्ड बाय एब्जॉर्बेंट, ऐसा सब्सटेंस जो एब्जॉर्बेंट के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है, उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेट या एब्जॉर्बेबल। इसका एग्जांपल देखिए हमारे सामने है, जैसे ये इंक की हम बात करें या बात करें H2O की, ये एब्जॉर्ब्ड होते हैं, एब्जॉर्ब्ड बाय कॉटन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंक है या जो हमारा H2O है ये होगा एब्जॉर्बेट, ये हमारे पास में क्या होगा, एब्जॉर्बेट। उसके बाद हम कभी बात करें तो H2O, ठीक है, ये एब्जॉर्ब्ड होता है किससे, एनहाइड्रस CaCl2 से। तो यहाँ पर ये जो H2O है ये क्या है, एब्जॉर्बेट है। ऐसे कैसे NH3 किसके थ्रू एब्जॉर्ब्ड होता है, यहाँ पर एग्जांपल है, NH3 किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, H2O के थ्रू। तो यहाँ पर ये जो NH3 है ये क्या है, एब्जॉर्बेट। ठीक है, तो ये आपके सामने डेफिनेशन क्लियर हो गई सरफेस की, एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन हमने 6-7 डेफिनेशन देख ली है। अब हम आगे बात करते हैं शॉप्सन की। किसकी बात करेंगे हम आगे, शॉप्सन की। ऐसी प्रोसेस जिसमें एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं उसे हम कहेंगे सॉप्शन। क्या कहेंगे हम उसे, शॉप्सन। एग्जाम्पल की हम कभी बात करें तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसा हम 3rd चैप्टर में देख चुके हैं, इसमें जो हाइड्रोजन गैस है ये पहले प्लेटिनम प्लेट के थ्रू, पहले प्लेटिनम प्लेट में इसका क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एड्जॉर्प्शन। और थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद इसका क्या होने लगता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H2 गैस प्लेटिनम प्लेट के थ्रू पहले क्या होगी, एड्जॉर्ब होगी, मतलब एड्जॉर्प्शन होगा। कुछ समय के बाद में उसमें क्या होने लग जाएगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हमको ऑब्टेन होंगे उसे हम कहेंगे शॉप्सन। क्या कहेंगे, उसे हम शॉप्शन कहेंगे। फिर एक और बात आती है, डिसॉप्शन। देखिए, तो द रिमूवल ऑफ, ध्यान से देखिए आप, द रिमूवल ऑफ एड्जॉर्बेट फ्रॉम एड्जॉर्बेंट, ये जो प्रोसेस है कि किसी भी एड्जॉर्बेंट से एड्जॉर्बेट को रिमूव करना,
सेपरेट करना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिसॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम एड्सॉर्बेंट, ठीक है, उसे हम कहेंगे डिसॉर्प्शन। जैसे यहीं से हम एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम प्लेट ने एड्सॉर्ब किया था, तो यहाँ पर एग्जांपल में कभी हम बात करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिमूव फ्रॉम या सेपरेट फ्रॉम प्लेटिनम प्लेट, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने बात की थी ऑक्सीजन गैस रिमूव फ्रॉम टंगस्टन मेटल, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। देखिए मैं आपको दोहरा देता हूँ थोड़े से, ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। NH3 एड्सॉर्ब्ड बाय आयरन, तो आयरन से NH3 को अलग करना। एल्कोहल एड्सॉर्ब्ड बाय Na, तो Na से एल्कोहल को अलग करना। ये जितने भी प्रोसेस है इन सब प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? डिसॉर्प्शन, ठीक है, अलग करना। अब एक और छोटा सा टॉपिक बचता है हमारे पास, छोटा सा टॉपिक जिसको हम कहेंगे ऑक्लूजन। सिंपल सी डेफिनेशन है, गैसेस, किसकी बात कर रहे हैं हम? गैसेस की। गैसेस एड्सॉर्ब्ड बाय मेटल्स, है ना, ऐसी प्रोसेस जिसमें गैसेस मेटल के थ्रू एड्सॉर्ब्ड होती हैं, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्लूजन। और इसका एग्जांपल हमने अभी देख लिया है, ऑक्सीजन, इसको कौन सी मेटल एड्सॉर्ब्ड करेगी? एड्सॉर्ब्ड बाय टंगस्टन। NH3 गैस में होती है, NH3 एड्सॉर्ब्ड बाय आयरन। प्लेटिनम, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब्ड बाय प्लेटिनम प्लेट, ठीक है। तो ये है हमारे पास में ऑक्लूजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जितनी भी चीज़ें थी, छोटी छोटी जो डेफिनेशंस थी, इसकी स्टडी हम कर चुके हैं। ये देखिए इतनी सारी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये डिफरेंस है बिटवीन फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, इस टाइप से भी आप पढ़ सकते हैं। तो फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन को हम देखते हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन और एक हमारे पास में क्या है? केमिकल एड्सॉर्प्शन। देखिए पॉइंट बहुत ही सिंपल से हैं, आप देखने की कोशिश करें। दिस इज ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्सेस। वीक वैन डर वाल फोर्सेस किसके कारण मिलता है? ये वैन डर वाल फोर्स के कारण, और ये मिलता है केमिकल फोर्सेस के कारण, ठीक है। दूसरी कभी हम बात करें तो इसमें 20 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इतनी एनर्जी इसमें लगती है हमको। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो एक जीरो आप बढ़ा देंगे, 200 से 400 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी हमको यहाँ पर लगती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद कभी हम बात करें तो दिस आर मल्टी लेयर्ड या मल्टी मॉलिक्यूलर, ठीक है। इसकी कभी हम बात करें तो मल्टी लेयर्ड या मल्टी मॉलिक्यूलर की जगह हो जाएगा मोनोलेयर्ड या मोनोमोलिक्यूलर, बाकी पूरा सेम है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब EA नॉट रिक्वायर्ड, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं रहती। लेकिन इसकी बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहती है? यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए यहाँ से एग्जाम में आया हुआ है कि द एनर्जी ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, तो ये आपको ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ
या फिर ये मल्टी लेयर्ड होता है, ये मोनो लेयर्ड होता है, आपको ऐसा भी ध्यान रखना है। उसके बाद कभी हम बात करें कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये आप ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एनुअल एग्जाम में आ चुका है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर क्या करते हैं हम, इंक्रीज करते हैं, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। ये एनुअल एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट्स, आप ऐसा ध्यान रखें। और यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीजेस करते हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीजेस होने लगती है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो टेम्परेचर वाला है ये वाला ऑब्जेक्टिव मल्टी लेयर्ड मोनो लेयर वाला है, और कितनी एनर्जी लगती है ये वाले जो हैं एनुअल एग्जाम में आ चुके हैं। आप इन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देखें, वो चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैच द कॉलम हो, आंसर इन वन वर्ड हो, ट्रू फॉल्स हो, जैसा भी हो। इसके कभी हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए तो हमने दिए हैं हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब्ड बाय प्लेटिनम प्लेट, प्लेटिनम प्लेट। इसके कभी एग्जाम्पल की हम बात करें तो ऑक्सीजन एड्सॉर्ब्ड बाय टंगस्टन मेटल, ठीक है, कैपिटल W से शो करते हैं टंगस्टन मेटल। ठीक है, तो ये फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस था, और मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, तो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरी है, डेफिनेशंस बहुत सारी, और कहीं ना कहीं 2 नंबर की डेफिनेशन आती है, और 2 नंबर के जो हैं वो ऑब्जेक्टिव है, आपसे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली डेफिनेशंस की ओर, कि अगला हमारे पास में क्या डेफिनेशन है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट तो आपको क्या लिखना है, डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं दोनों की। उसके बाद हम कभी बात करते हैं तो जो एड्सॉर्प्शन है ये सरफेस फिनोमेना है। कैसे फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना है। और इसकी कभी हम बात करें तो इट इज़ अ बल्क फिनोमेना। कौन सी फिनोमेना है, बल्क, जो अंदर तक डिस्ट्रीब्यूट होती है वो फिनोमेना है। ठीक है, ये जो एड्सॉर्प्शन है ये ऑल टाइम में सेम रहती है। सॉरी, ये जो एड्सॉर्प्शन है ये स्टार्ट की कभी हम बात करें तो स्टार्ट में कैसा रहेगा, ये फास्ट, और कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम ये कैसा हो जाएगा, स्लो। मतलब ऑल टाइम इक्वल कंडीशन नहीं रहती है, लेकिन ये जो है ये ऑल टाइम में सेम चलती है। ठीक है, उसके बाद कभी हम बात करें तो सेपरेशन की बात करते हैं। सेपरेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट फ्रॉम एड्सॉर्बेंट इज इजीली। ठीक है, किसी भी एड्सॉर्बेंट में से एड्सॉर्बेंट को आप इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर किसी भी एब्जॉर्बेंट से किसको सेपरेट करना, एब्जॉर्बेंट को सेपरेट करना इजीली नहीं होता। ठीक है, जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो हम हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर सकते हैं प्लेटिनम प्लेट से। ठीक है, अमोनिया को सेपरेट कर सकते हैं आयरन से।
लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें कंडेंसेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा आपको। कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, इस टाइप से इन मेथड्स का आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में डिफरेंस, कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपके सामने क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आज तक नहीं आया और किसी भी टाइप का इसमें से भी ऑब्जेक्टिव नहीं बना है डिफरेंस को लेकर। अगले हमारे पास में फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, इक्वेशन और लैंगमूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। तो फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन क्या होती है इसको हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लैंगमूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। फ्रेंडलिक की पहले हम बात कर लेते हैं। फ्रेंडलिक देखिए फ्रेंडलिक ने क्या किया था, किसी भी जो गैस है, ठीक है, इस गैस के प्रेशर कोई सी भी जो गैस है इस गैस के प्रेशर और उसकी एड्जॉर्ब्ड होने वाली क्वांटिटी, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन शो करते हैं। किसी भी गैस के प्रेशर और उसकी एड्जॉर्ब्ड होने वाली क्वांटिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन शो करते हुए एक इक्वेशन दिया था जिसे हम कहेंगे फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। ये 2 मार्क्स के एनुअल एग्जाम में आ चुकी है। अब जब नोट से देखेंगे पीडीएफ में आपको सिस्टमेटिक ये मिलेगी। तो किसी भी गैस के प्रेशर और उसमें एड्जॉर्ब्ड होने वाली जो गैस की क्वांटिटी है उन दोनों के बीच में रिलेशन शो करते हुए इक्वेशन दिया जिसे आप कहेंगे फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। वो इक्वेशन देखिए बहुत ही सिंपल है, x/m = kp और ये 1/n। ये फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर x = क्या है, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब्ड गैस और m क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और P क्या है, यहाँ पर प्रेशर है और K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये किसी भी गैस के एड्जॉर्प्शन की इक्वेशन थी। अब अगर हम बात करें कि सॉलिड सरफेस के लिए जो एड्जॉर्प्शन इक्वेशन थी, तो सॉलिड सरफेस के लिए एड्जॉर्प्शन इक्वेशन इस टाइप से हो जाएगी लिंग, ठीक है। देखिए x/m = kc, ये 1/n। तो यहाँ पर c = क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। c = क्या है, कॉन्सेंट्रेशन।
तो अगर सॉलिड सरफेस के एड्जॉर्प्शन की बात आएगी तो ये इक्वेशन होगी फ्रेंडली इक्वेशन, x/m इज इक्वल टू kc1/n। और गैसेस के एड्जॉर्प्शन की इक्वेशन अगर पूछी जाए तो x/m इज इक्वल टू kp1/n। ये इक्वेशन होगी गैसेस के लिए, ये इक्वेशन होगी सॉलिड सरफेस के लिए। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में एनुअल एग्जाम में आ चुकी है। अब ऐसा कैसा अगर बात करें हम, तो लैंगमुर एड्जॉर्प्शन, ठीक है, तो लैंगमुर ने भी क्या किया था, किसी भी सॉलिड सरफेस के लिए या सॉलिड सब्सटेंस के एड्जॉर्प्शन के लिए, सॉलिड सब्सटेंस के एड्जॉर्प्शन के लिए इक्वेशन दिया था जिसे लैंगमुर एड्जॉर्प्शन इक्वेशन कहेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस के पी अपॉन 1 प्लस के पी, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये है आपका जो सब्सटेंस है वो, उसके एड्जॉर्प्शन की अमाउंट कितनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इक्वेशन थी लैंगमुर जो सॉलिड से सॉलिड के एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपको मिलेगी, मतलब जो आपने फ्रेंडलिक का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मिक इक्वेशन देखा है उसके बाद लैंगमुर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मिक की जो इक्वेशन है वो आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, कैटलिस्ट और कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। कैटलिस्ट, देखिए डेफिनेशन उसकी बहुत ही सिंपल है कि ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। दो सब्सटेंस विच चेंज रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है उसे हम कहेंगे कैटलिस्ट। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैटेलाइसिस। प्रोसेस को क्या कहेंगे, कैटेलाइसिस। तो इस वर्ड का सबसे पहले जो यूज़ किया था बर्जिलियस ने इस वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपसे 1 वर्ड में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, मतलब ऑप्शन में भी पूछा जा सका है और 1 वर्ड में भी पूछा जा चुका है। हु यूज द वर्ड ऑफ कैटलिस्ट, तो बर्जिलियस। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। बर्जिलियस जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले कैटेलिसिस वर्ड का यूज़ किया था। इसके बाद हम बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो देखिए these are change rate of reaction, these are change rate of reaction, these are specific, these are required in small amount, these are required in small amount, these have low molecular mass, इनका molecular mass क्या होता है, लो होता है। और एंड ऑफ रिएक्शन नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है, एंड ऑफ रिएक्शन के एंड में ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। ये इसकी प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट की कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, मॉलिक्यूलर मास लो होता है और रिएक्शन के एंड में ये डिस्ट्रॉय नहीं होते।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैटेलिस्ट हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, सेल्फ इंड्यूस्ड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कैटालिटिक प्रमोटर या एक्टिवेटर और कैटालिटिक पॉइजनस, इतने टाइप के हैं। तो मैं सबसे पहले आपको, हम टाइप्स हैं बहुत सारे, तो पढ़ते हैं हम उनके टाइप्स। सबसे पहला है, देखिए, ठीक है, पॉजिटिव कैटेलिस्ट। पॉजिटिव कैटेलिस्ट, ठीक है, तो दोज कैटेलिस्ट विच इंक्रीजेज, ऐसा कैटेलिस्ट विच इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे कैटेलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उन्हें हम कहेंगे पॉजिटिव कैटेलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, कैटेलिस्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल की कभी हम बात करें, ठीक है, तो ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, तो यहाँ पर ये जो आयरन है, ये आयरन वर्क करता है पॉजिटिव कैटेलिस्ट का। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये पोटेशियम क्लोरेट, इसका डिसोसिएशन होता है, तो यहाँ पर ये जो कैटेलिस्ट यूज़ होता है MnO या MnO2, ये कैटेलिस्ट भी कैसा कैटेलिस्ट है, पॉजिटिव कैटेलिस्ट है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय लेड चेम्बर प्रोसेस, तो यहाँ पर ये जो PT होता है, ये किसका वर्क करता है, PT या PB, ये किसका वर्क करता है, पॉजिटिव कैटेलिस्ट का। फिर अगली हेडिंग में आएगा नेगेटिव कैटेलिस्ट। ऐसा कैटेलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। उस प्रोसेस को, उस कैटेलिस्ट को आप क्या कहेंगे, नेगेटिव कैटेलिस्ट। और इस प्रोसेस को नेगेटिव कैटालिसिस, देखिए जितने भी टाइप के हम कैटेलिस्ट पढ़ेंगे उसमें जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कैटालिसिस कहेंगे। जैसे पहले वाले की बात करें कि ऐसे कैटेलिस्ट, दोज कैटेलिस्ट विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, पॉजिटिव कैटेलिस्ट कहलाते हैं। एंड द नेम ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस। ऐसे कैसे, यहाँ पर भी ऐसे कैटेलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, उन्हें हम कहेंगे नेगेटिव कैटालिस्ट, और इस प्रोसेस को कहेंगे नेगेटिव कैटालिसिस। अब देखिए, इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, वो एनुअल एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड in the presence of phosphoric acid, the dissociation of hydrogen peroxide in the presence of phosphoric acid, write the nature of phosphoric acid, तो ये आएगा नेगेटिव कैटेलिस्ट। ठीक है, फास्फोरिक एसिड जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिसोसिएशन में नेगेटिव कैटेलिस्ट का वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। एग्जांपल आपको ध्यान रखने, कहीं से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद थर्ड टाइप जो है हम बात करते हैं सेल्फ कैटेलिस्ट की। ठीक है, जब किसी रिएक्शन में जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड किसका वर्क करने लगता है, कैटेलिस्ट का। इन एनी केमिकल रिएक्शन न्यू कंपाउंड एक्ट एज या वर्क एज कैटेलिस्ट इज कॉल्ड सेल्फ कैटेलिस्ट एंड फिनोमेना या फिर प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ कैटालिसिस। जैसे मान लीजिए रिएक्शन आपको दी है CH3COO C2H5 हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो इसमें कभी हम बात करें ये जो बनेगा एसिटिक एसिड, ये जो एसिटिक एसिड बनता है ये सेल्फ कैटेलिस्ट है।
किसका वर्क करेगा ये? सेल्फ कैटेलिस्ट का। आप चाहे तो सेल्फ कैटेलिस्ट बोले या इसका एक और नाम है ऑटो कैटेलिस्ट। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बनता है वो खुद किसका वर्क करता है? कैटेलिस्ट का। तो इस प्रोसेस को आप कहेंगे सेल्फ कैटेलिस्ट। ठीक है, सेल्फ कैटेलिस्ट है ये। और अगर इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करें हमारे पास में, देखिए इसका अगर आप चाहें तो एक और एग्जांपल अप्रोक्स आप सभी को कहीं ना कहीं वो केमिकल रिएक्शन लर्न होगी। देखिए ये रिएक्शन आपको लर्न होगी डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जो बनेगा ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है तो यहाँ पर ये जो मैग्नीज सल्फेट बनता है ये ऑटो कैटेलिस्ट का वर्क करेगा या सेल्फ कैटेलिस्ट का वर्क करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑटो कैटेलिस्ट या सेल्फ कैटेलिस्ट का ये वर्क करेगा यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो है हमारे पास में इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट। कौन सा कैटेलिस्ट है हमारे पास में? इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट। तो सिंपल सी बात है, व्हेन वन रिएक्शन act as catalyst for another reaction। जब कोई सी एक केमिकल रिएक्शन किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन के लिए किसका वर्क करती है? कैटेलिस्ट का। तो इसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट और इस प्रोसेस को कहेंगे इंड्यूस्ड कैटालिसिस। एग्जाम्पल की हम कभी बात करें, देखिए ये है सोडियम सल्फाइड, इसका कभी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है। और सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा सोडियम सल्फेट। लेकिन हम कभी बात करें सोडियम आर्सेनाइड की, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इजीली, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। लेकिन जब इसके मिक्सचर को, मतलब ये जो रिएक्शन है इसके लिए, इसके मिक्सचर को जब हम इसमें मिला देंगे, देखिए आप इसके मिक्सचर को हमने किसमें मिलाया? इसमें। ये दिख रहा है आपको क्लियर? अब ऑक्सीजन नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है अब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में Na3 Na2SO4 प्लस, और एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा और ये हो जाएगा Na3ASO4। तो ये जो पूरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन ने इस रिएक्शन के लिए इसको इंड्यूस किया कि मैंने ऑक्सीडेशन करवा लिया, आप भी करवा लो। ठीक है, ये इंड्यूस्ड कैटालिसिस हुआ और ये रिएक्शन हुई इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ठीक है, ये इंड्यूस्ड कैटालिस्ट है रिएक्शन, एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन के लिए। अब बात आती है हमारे पास में होमोजीनियस कैटालिस्ट। ठीक है, तो देखिए जब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कॉमा लगाएंगे, हम लिखेंगे प्रोडक्ट और कैटालिस्ट, इन तीनों की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट, कैटालिस्ट और प्रोडक्ट, ये तीनों सेम फेज में प्रेजेंट हो या सेम स्टेट में प्रेजेंट हो तो उस कैटालिस्ट को हम कहेंगे होमोजीनियस कैटालिस्ट और इस प्रोसेस को हम कहेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। तीनों सेम फेज में आपको मिलेंगे। ठीक है, सॉलिड सॉलिड तो सॉलिड, लिक्विड लिक्विड तो लिक्विड जैसा भी होगा। देखिए ये जैसे हम यहाँ पर बात करें
2SO3 ये भी क्या है, गैस है, प्लस O2 ये भी क्या है, गैस है। उसके बाद में ये जो कैटेलिस्ट हम यूज़ करेंगे NO ये भी क्या है, गैस है। और जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये भी क्या है, गैस है। तो ये जो कैटेलिस्ट है NO ये है होमोजीनियस कैटेलिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कभी हम बात करें C12 H22O11 प्लस H2 लिक्विड यहाँ पर जो वर्क करेगा वो भी क्या रहेगा, लिक्विड, और ये बनेगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर में, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और अगर हम बात करें ये कैसा है, सॉलिड, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे MnO2, ये भी कैसा है, सॉलिड। ये जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ये तो गैस बन के बाहर निकल जाएगा, तो ये भी होमोजीनियस कैटेलिस्ट है। तो जिसमें रिएक्टेंट, कैटेलिस्ट और प्रोडक्ट तीनों सेम फेज में प्रेजेंट हो, उस कैटेलिस्ट को हम कहेंगे होमोजीनियस कैटेलिस्ट, और इस प्रोसेस को होमोजीनियस कैटेलाइसिस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसा का ऐसा हेट्रोजीनियस है, तो जिसमें ये जो तीनों की बात करेंगे हेट्रोजीनियस में, मतलब ऐसा कैटेलिस्ट जिसमें रिएक्टेंट, कैटेलिस्ट और बात किसी करेंगे प्रोडक्ट की। तो ये जो तीनों हैं सेम फेज में नहीं रहते या सेम स्टेट में, आर नॉट सेम स्टेट या सेम फेज, तो उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट, और इस फिनोमेना को कहेंगे हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस। एग्जाम्पल की कभी हम बात करें तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट टू फॉर्म वेजिटेबल, या फिर डायरेक्ट लिख दें हम घी, डालडा घी जो बनता है। ऑयल लिया है, लिक्विड में हाइड्रोजन गैस है, निकल कैटेलिस्ट जो है ये कैसा है, सॉलिड। तो ये एनुअल एग्जाम में आ चुका है, विच कैटेलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स या फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल फैट्स। वेजिटेबल फैट बनाने में या घी बनाने में किस कैटेलिस्ट का यूज़ किया जाता है, तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में यूज़ किया जाता है निकल कैटेलिस्ट का। ठीक है। उसके बाद हम इसी में एग्जांपल की बात करें, N2 गैस, H2 भी क्या है, गैस। आयरन जो हम कैटेलिस्ट लेंगे ये कैसा है, सॉलिड, और ये गैस। तो हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया, आयरन एक्ट एज हेटेरोजीनियस कैटेलिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगले दो और कैटेलिस्ट बच्चे, हम उन दोनों की बात करते हैं। कैटेलाइटिक प्रमोटर्स या एक्टिवेटर्स। ठीक है। देखिए होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट की अगर बात करें तो आप यहाँ पर बेस में देखेंगे, उसके सिंबल देखकर आप इजीली पहचान सकते। अगर सभी सिंबल सेम हैं तो होमोजीनियस होगा, और अगर एरो पर सिंबल डिफरेंट आ गया, ठीक है, तो वो हेट्रोजीनियस होगा। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल आपको पीडीएफ में मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के एनुअल एग्जाम में आ चुके हैं, आप उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। कैटेलाइटिक प्रमोटर एक्टिवेटर मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कैटेलिस्ट की, किसकी हम बात करें, कैटेलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कैटेलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं कैटेलाइटिक प्रमोटर या कैटेलाइटिक एक्टिवेटर्स। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जिसे अमोनिया के फॉर्मेशन की जो हेबर्स प्रोसेस है, उस हेबर्स प्रोसेस में ये जो आयरन है ये पॉजिटिव कैटेलिस्ट का वर्क करता है। आप सभी को पता है, जैसे कि अभी हम देख चुके हैं, किसका वर्क करता है, पॉजिटिव कैटेलिस्ट का।
तो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें मोलिब्डेनम अगर मिला दें तो ये किसका वर्क करता है, कैटालिटिक प्रमोटर। ठीक है, तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है। ये रिएक्शन मान लो आपको दे दी और एग्जाम में पूछा गया है राइट द नेचर ऑफ मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम का नेचर आप कैसे लिखेंगे, कैटालिटिक प्रमोटर। मोलिब्डेनम किसका एक्ट करता है, कैटालिटिक प्रमोटर का। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और अब हमारे पास बचा है लास्ट की, अगर हम बात करते हैं कैटालिटिक पॉइजंस या टॉक्सिक। जस्ट अपोजिट ऐसे सब्सटेंस जो कैटेलिस्ट की, किसकी बात करते हैं हम, कैटेलिस्ट की, जो कैटेलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच डिक्रीजेस, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कैटेलिस्ट, जो कैटेलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, उसे हम कहेंगे कैटालिटिक पॉइजन। एग्जाम्पल की कभी हम बात करें तो देखिए गैस, ये प्लेटिनम यहां पर वर्क करता है कैटेलिस्ट का, तो अगर इसमें हम एस्बेस्टस युक्त As2S3 अर्सेनस सल्फाइड मिला देते हैं जिसमें एस्बेस्टस मिला है, तो ये जो अर्सेनस सल्फाइड है ये यहाँ पर एक्ट करता है कैटालिटिक पॉइजंस का। किसका एक्ट करेगा, ये कैटालिटिक पॉइजंस का। ये कैटालिटिक प्रमोटर है जो कैटेलिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ये कैटालिटिक पॉइजंस है जो कैटेलिस्ट की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। और इसका कभी हम एग्जांपल देखना चाहें तो देखिए ये, तो इसमें हम ज़ाइलिन का यूज़ करेंगे। तो ये पैलेडियम कैटेलिस्ट है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें ज़ाइलिन मिलाया तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को, कैटेलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक स्टूडेंट्स, इतने टाइप के कैटेलिस्ट थे वो हम सभी देख चुके हैं। सारे टाइप के कैटेलिस्ट हमने पढ़ लिए हैं, सभी आपके सामने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये सारे क्वेश्चन हमारे पास ख़त्म हैं। और इसके अलावा बहुत सारे आपको PDF में मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये तो एक हिंट थी। 2 मार्क्स से कैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डिफाइन पॉजिटिव कैटेलिस्ट विद एग्जाम्पल, फ्रेंडली क्वेश्चन, नेगेटिव कैटेलिस्ट विद एग्जाम्पल। इस टाइप से आपको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। किसी भी टाइप से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो आज का लेक्चर था सरफेस केमिस्ट्री का, इतने टॉपिक के साथ ख़त्म होता है। अगले जब हम लेक्चर मिलेंगे तो और भी हमको ये जो कैटेलिस्ट है इनसे रिलेटेड थ्योरी मिलेगी। हमारे पास अगला जो टॉपिक आएगा वो एंजाइम का आएगा, और हम फिर बात करेंगे कोलाइडल स्टेट की। ठीक है, वो भी इंटरेस्टिंग पोर्शन है, ये भी इंटरेस्टिंग पोर्शन था। तो हम इसी के साथ एक नई शुरुआत के साथ, नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।